हेलो स्टूडेंट्स, रेड क्लाइमेक्स स्टडी के क्लास 10th के मैथ में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों को जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्याएं, उसका दूसरा चैप्टर मैं आपको बताने चल रहा हूं। उसके कुछ सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने दिया है। इस वीडियो में आप उसी चैप्टर के कुछ अन्य सवालों को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। तो आप चलते हैं सवाल की तरफ आपके। ओके, ज़्यादा कुछ ना बता के आपके सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अब मैं आपको सवाल नंबर 1.2 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन वो मैं बताने चल रहा हूँ एनसीईआरटी का। तो देखिए, ये आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि HCF 306 657 इज इक्वल टू लिखा है 9। ये दिया है, मतलब 306 और 657 का HCF कितना दिया गया आपका 9 दिया गया है। तो आपको इसका LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो आप यहां पर देखिए, जो दिया है उसको आप लिख लेते हैं। पहले आप लिखेंगे दिया है में लिखेंगे HCF आप 306 और 657 कितना लिखा है? 306 और 600 कितना लिखा है? 57 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 9 दिया गया। ठीक, और आपको क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है इसका। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एक नियम मैंने आपको बताया था, वो नियम आपको याद होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये पहली संख्या कितनी दी गई है? 306 और दूसरी संख्या कितनी दी गई? 657। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और क्या निकालना है आपको? LCM। तो फार्मूला आप सब लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का मासा गुणे क्या होता है? लासा। इसी फार्मूले पर रख के आप तुरंत LCM का मान तुरंत आप निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे, चूंकि यहां पर फार्मूला क्या लगाएंगे? आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर आपका होता है मासा गुणे लासा। इन संख्याओं का क्या होता है? मासा, और इनका क्या होता है? लासा। तो आपको लासा निकालना है। सो दैट आप चाहे LCM लिखिए या फिर लासा लिखिए, चाहे जो इसके स्थान पे लिख सकते हैं आप LCM। तो यहां पर देखिए, ये मासा इधर पक्षांतर हो जाएगा। देखिए इधर ये गुणे में इधर चला जाएगा, आपका बटे में हो जाएगा। तो पहली संख्या यहाँ पे फार्मूले में ज्यादा कुछ ना लिख के आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या कितनी है? 657 है। और बटे में आप क्या लिखेंगे? इनका मासा। तो HCF इनका कितना दिया गया? 9 दिया गया है। आप हमेशा याद रखिए, ये जो संख्या 9 रहेगी मतलब HCF रहेगा, उससे जो ऊपर पहली संख्या और दूसरी संख्या है दोनों का HCF होता है। तो 9 से दोनों संख्याएं पूर्णतः क्या हो जाएंगी? आपकी कट जाएंगी। तो यहाँ पे चाहे आप 306 को काटिए या 600 किसको काटिए? आप 57 को। तो आप 657 को जब आप काटेंगे तो संख्या थोड़ी सी छोटी निकलेगी। 306 देख रहे हैं, गुणा जब आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, यानी अच्छा पड़ेगा। आप 657 को काटिए। ठीक, तो 9 1 जा 9 या 9 1 के 9 आप ऐसा पढ़ सकते हैं। 9 का पहाड़ा 65 पढ़िए। 9 7 कितना हो गया? 63। आपका 2 बचता है, 7 के लिए दहाई कार्य करेगा, 2 2 दहाई 7 का 27 हो जाता है। अब 27 में 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 9 3 कितना होता है? 27 हो गया। बेटा देखिए यहाँ पे, तो आपका आ गया 306 गुणे कितना आ गया? आपका 73 आ गया। इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा आप कर लीजिए, यहाँ पर अलग से 306 गुणे कितना हो गया? 73। देखिए यहाँ पर गुणा आप लोग इधर से इकाई की तरफ से करते हैं, मैं आपको इधर से करना सिखा रहा हूँ। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन वैसा ही किया जाता है। 7 का पहाड़ा 6 में पढ़िए, 7 6 कितना हो गया? 42। 0 है तो पूरा 42 आप लिख देंगे। 7 3 कितना हो गया? 21। ये पूरा आपने लिखा। अब जब तक इकाई का नहीं आता है तब तक इसके दाहिनी तरफ आप 0 बढ़ाएंगे। अब इकाई वाले अंक से गुणा करेंगे तो 3 6 18 होता है। फिर पूरा यहाँ पे 18 आप लिख देंगे और 3 3 का कितना हो गया? आपका 9। इकाई का अंक आता तो यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाएंगे, बैठ कर लीजिए आप स्तंभ रूप में। 0 8 कितना होता है? 8। 2 + 1 कितना होता है? 3। 9 + 4 हो गया आपका 13। आपका एक बच्चा यहाँ पर, एक के लिए मतलब किसका कार्य करेगा जी? कैरी का कार्य करेगा। तो एक कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ गया? आपका 2 आ गया। तो कुल मिला के आपकी संख्या कितनी निकल गई? 22,300 कितना निकल गया जी? 38। ये आपका क्या हो गया? LCM हो गया। अर्थात आपका LCM कितना आ गया? आपका 22,300 कितना हो गया? 38। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा है, सवाल लिखा है कि
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी आपको ये सिद्ध करना है जो 6 की पावर n है, क्या आप सॉल्व करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर यानी n की वैल्यू जब आप पुट करेंगे जहां पर n प्राकृतिक संख्या है, क्या वो शून्य आएगा, ये आपको सिद्ध करना है। यहां पर आएगा कि नहीं आएगा ये आपको बताना, सिद्ध नहीं करना है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। आप लिखेंगे दी गई संख्या, क्या लिखेंगे बेटा, दी गई संख्या। तो संख्या जो आपकी दी गई है वो है आपकी 6 की पावर कितना लिखा है, n। यहां पर लिखेंगे जहां n, क्या लिखेंगे बेटा, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या बेटा, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हो गया जो n का मान आप रख सकते हैं वो 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे आप, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 यहां पर रखते हैं, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और देखेंगे कैलकुलेट करके क्या उसके इकाई का स्थान शून्य तो नहीं आ रहा है, अर्थात संख्या शून्य पर समाप्त तो नहीं हो रही है। तो लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे n बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। तो रख लीजिए यहां पर जब n बराबर 1 पुट करेंगे तो संख्या जो है आपकी हो जाएगी कितनी, यहां पर 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। 6 की पावर 1 करें कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर शून्य नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है। दोबारा आप लिखेंगे पुनः n बराबर आप 2 रख लीजिए यहां पर। जब 2 रखते हैं इसमें सवाल में तो यहां पर देखिए आपकी संख्या जो होगी आपकी कितनी आ जाएगी। तो उठा के जब पुट आप करेंगे तो 6 की पावर 2, 6 को 2 बार आप गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 6 कितना होता है बेटा, 36। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो रही संख्या। पुनः आप n बराबर कितना आप पुट करेंगे, 3 रख लीजिए। तो n बराबर जैसा इसमें 3 रखते हैं तो संख्या क्या तैयार होगी आपकी, संख्या तैयार हो जाएगी आपकी 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। यानी अब 6 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी घातांक उतनी बार संख्या को गुणा कर लिया जाता है। 6 को 3 बार गुणा कीजिए, 6 चौक 36, 6 का 3 216 होता है बेटा। यहाँ पर कितना आ गया, 216। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 6 की पावर आप चाहे जितनी रखें, चाहे जो भी आप प्राकृतिक संख्या यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 तो आप कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे तो इसकी जो संख्या समाप्त होने की बात कही जा रही है तो उसके इकाई के स्थान पर सदैव क्या प्राप्त होगा बेटा, 6 प्राप्त होगा, अर्थात शून्य किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। सो दैट हम लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है बेटा, 6 की पावर n है, उसमें यदि n प्राकृतिक संख्या है, 6 की पावर n में संख्या जो है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ओके, समाप्त नहीं होगी बेटा, ऐसा लिखेंगे, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस आपके सवाल का आंसर आप देख लिए। बड़ा ही छोटा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में हो सकता है, पूछ सकता है 1 नंबर में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए देखिए, आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है। सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, संख्या का स्वयं और एक के अलावा गुणनखंड भी होना चाहिए। तो जो संख्या आपकी दी है उसमें आप स्वयं और एक के अलावा गुणनखंड भी, आप कम से कम एक अन्य गुणनखंड भी वहां पर क्या करेंगे, आप शो कर देंगे। आप सीधे लिखेंगे कि संख्या क्या है, भाज्य है। ओके, तो इसमें जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने चल रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है, आप लिखेंगे दी गई संख्या। क्या लिखेंगे बेटा, दी गई संख्या। जो संख्या आपकी दी गई है, देखिए यहाँ पर लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना लिखा है बेटा, 1 और प्लस कितना यहाँ पर लिखा है आपके क्वेश्चन में, प्लस लिखा है बेटा, कितना लिखा है, 5 लिखा है। ठीक,
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी संख्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दी गई है और दोनों फैक्टर जो हैं अभाज्य। देखिए यहाँ पर जो फैक्टर किए गए हैं गुणनखंड वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे गए हैं और यहाँ पर जो संख्या लिखी है यानी दूसरा पद इसका जो लिखा गया है वो भी 5 है, वो भी अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन यहाँ से ले लेंगे। 5 जैसे ही कॉमन लेते हैं छोटा ब्रैकेट आप यूज करेंगे या फिर अगर छोटा ब्रैकेट कहीं यूज हुआ तो मझला ब्रैकेट, अगर मझला ब्रैकेट भी यूज हुआ तो बड़ा ब्रैकेट। बहरहाल आप देखिए यहाँ पर जब 5 कॉमन ले तो बचा कितना बेटा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे ऐसा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना हो गया बेटा 1 प्लस इस 5 के स्थान पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 गुणे, चाहे लिखिए चाहे आप ब्रैकेट का चिन्ह लगाए हैं आप गुणा कर डालिए। तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके लिए जो सस्ता नियम है देखिए यहाँ पर 7 गुना कितना होता है बेटा 14 हो गया, ऐसे गुणा कर लीजिए। 36 कितना हो गया 18 हो गया, 14 गुणे 18 गुणे कितना बचा आपका 4, नहीं तो 7 6 कितना हो गया 42, 42 में 4 से गुणा कर लीजिए फिर 6 से गुणा कर लीजिए। तो 42 को 4 से गुणा कर लीजिए, यहीं पर 42 गुणे कितना लिखेंगे बेटा 4, 4 गुना कितना हो गया 8, 4 चौक कितना हो गया आपका 16 हो गया, फिर 3 गुना 6 के कितना हो गया 6, इसको पुनः 6 से गुणा कर लेंगे। 6 ठे कितना हो गया बेटा 48, 6 चौक 36, 36 4 कितना होता है बेटा 40, फिर 4 हासिल आ गया, 6 के 6, 6 4 कितना हो गया बेटा 10, कितना आ गया 1000 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर बेटा आपने कितना लिख लिया, फिर से थोड़ा काउंट कर लीजिए इसे। आपने 5 कॉमन लिया तो 7 गुणे 6, 7 6 कितना हो गया बेटा 42, 42 में किससे आपने गुणा किया 4 से, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया यहाँ पर, फिर 3 दूना 6 के 6, 6 से गुणा कर लेंगे। 6 ठे कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा आपका जो है हासिल, जो कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। 6 चौक 36, 4 कितना होता है 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, फिर हासिल 4 आ गया, 6 के 6 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर आप ले आए 1000 बेटा कितना हो गया आपका 8 और प्लस यहाँ पर कितना है 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1009। तो यहाँ पर देख लीजिए जो संख्या आपकी दी थी यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स तैयार हो रहे हैं, 5 और 1000 कितना है 9 है, जो कि क्या है आप लिखेंगे ये संख्या दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो संख्या आप कैलकुलेट करके आप अगर उसको लाएंगे कैलकुलेट करके जोड़ के वो, तो जो संख्या आएगी वो 5 से भी विभाजित है, 1009 से भी विभाजित है और साथ साथ जो संख्या दी रहेगी उससे भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः दी गई संख्या कैसी एक भाज्य संख्या है। दी गई संख्या क्या है बेटा एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, तो सवाल का ये सेकंड पार्ट मैंने बताया, फर्स्ट पार्ट आप मेरे ख्याल से बढ़िया से लगा लेंगे। तो इसी तरीके से अगले सवाल में भी जो उभयनिष्ठ रहेगा दोनों पदों में उसे आप कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उसे अंदर गुणा और जोड़ करके फिर गुणे के रूप में 2 गुणनखंडों के रूप में क्या करेंगे आप लिख देंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या की परिभाषा से आप देख रहे हैं कि जो संख्या है वो अन्य 2 संख्याओं से भी पूर्णतः क्या हो जा रहा है कट रहा है, इसलिए संख्या क्या है भाज्य है बेटा। बस इतना ही आपको लिखना है, सवाल आपका क्लियर हो जाएगा इतने में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आपको अगले चैप्टर के बारे में मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 है, इसमें सवाल आप देखे होंगे आपकी बुक में होगा। सिद्ध करने के लिए होगा कि संख्याएं सिद्ध कीजिए कि अपरमेय है। तो अपरमेय की डिफिनीशन मैंने बहुत ही पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो सेम तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं दी रहेंगी उनको अपरमेय कैसा सिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे विरोधाभास नियम द्वारा आप क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले थोड़ा उस पर ध्यान देंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे पूछा जा सकता है, पहले टाइप का सवाल है, फर्स्ट टाइप का जो सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप के सवाल में जो सिंगल संख्याएं जो अपरमेय वाली होती हैं, यानी उसमें अन्य की संख्या से ना गुणा हुआ हो, ना जुड़ा हुआ हो, ना ही बटे में हो, तो इस तरीके की संख्याएं आप देखेंगे। जैसे कि आपका हो गया स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 आपका हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 5 या स्क्वायर रूट 7 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरमेय संख्या। तो ये पहले टाइप का सवाल बनेगा। दूसरे टाइप का सवाल ये बनेगा, जो सेकंड टाइप आपका आता है। देखिए यहाँ पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपका बनता है बेटा, यहाँ पे
यहाँ पर संख्या में कोई संख्या से गुणा आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 आपसे पूछ लिया, आपसे बोल दिया 2 स्क्वायर रूट 3, फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 5, या यहाँ पर कोई भी संख्या आपकी लिखी जा सकती है। इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लिया गया कि सिद्ध कीजिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पूर्णांक है आपका, जबकि स्क्वायर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 को परिमेय कहेंगे, और यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या निकलती है। तो इसको आपको सिद्ध करना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तीसरे करंट का सवाल देखो ऐसे आता है बेटा, थर्ड टाइप की जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या में कोई पूर्णांक या फिर अपरिमेय संख्या में कोई पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या अगर जुड़ी रहेगी तो कैसे इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया, या आपके 3 माइनस आपका स्क्वायर रूट 5 हो गया। इस तरीके का सवाल जो रहेगा आपका, आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 या 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 या 3 माइनस, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको भी आप क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। और चौथे करंट का सवाल जो इसी से बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर टाइप्स का क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2/2, ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर रूट 2, या फिर स्क्वायर रूट 3/2, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। 2 स्क्वायर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको आप सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर भी सवाल इन्हीं चारों टाइप्स में से कोई एक सवाल आपसे आपकी बोर्ड परीक्षा में बेटा पूछेगा। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन में आपको हर तरीके से बता देता हूँ। ओके, आप वो सवाल बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और जितने भी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इसमें से एक क्वेश्चन सभी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, और ये हमेशा याद रखिए कि ये जो है आपके बोर्ड परीक्षा के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर वर्ष इसके आपके जो बोर्ड परीक्षा के सेट बनते हैं मैथ्स के 7-8 सेट जो भी बनते हैं, 6-7 सेट, उसमें से एक ना एक सेट में जरूर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर आपके 2 नंबर में भी पूछा जाता है इसके सवाल, और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़ने चल रहे हैं ये। तो चलते हैं आपके सवाल की तरफ। ओके, तो देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा है। ओके, सवाल लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या बोल रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन सवालों को आप सिद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस नियम का प्रयोग करेंगे, विरोधाभास नियम का बेटा प्रयोग करेंगे। तो विरोधाभास नियम होता क्या चीज है, इसको थोड़ा समझिए। विरोधाभास का मतलब ये होता है जो आपको सिद्ध करना वही मानेंगे, उसका विपरीत आप मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, विपरीत। जैसे हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि संख्या क्या है, अपरिमेय, तो हम मानेंगे क्या, अपरिमेय का उल्टा बेटा क्या होता है, अपरिमेय का विरोध करने वाला शब्द क्या रहेगा, परमेय। तो आप सबसे पहले ये मानेंगे कि जो संख्या दी है वो क्या है, परमेय संख्या। तो विरोधाभास नियम ही होता है, जो भी आपका सवाल सिद्ध करने के लिए दिया रहता है उसके उल्टे को मान के आप और सवाल को पुनः उसी स्थिति में लाके आप कहते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहां पर देखिए सवाल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर सपोज करेंगे, आप क्या मानेंगे बेटा, मानेंगे आप कि स्क्वायर रूट 3 एक परमेय संख्या है। कैसे संख्या बेटा, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो परमेय संख्या है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो परमेय संख्या का एक नियम होता है। परमेय संख्या किसे बोलते हैं बेटा, इसको आप p/q के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें। ओके, जहां p पूर्णांक और q पूर्णांक है, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप सपोज कर सकते हैं, आप लिखेंगे जहां p व q परस्पर सह अभाज्य संख्याएं। कैसे संख्याएं बेटा, परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि यहां पर आप शो करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है और ये इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड जब आप प्रूव करेंगे कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, तो संख्या परमेय ना होकर किस में चेंज हो जाएगी, अपरमेय में। इसलिए यहां पर आप p और q कैसे संख्या लिखेंगे बेटा, सहअभाज्य संख्याएं। ओके, सहअभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर संख्याएं भी लिख सकते हैं, चाहे जो आप लिखिए। यहाँ पर बहरहाल आप पूर्णांक आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सहअभाज्य क्या है,
पूर्णांक है या फिर परमेय संख्या या फिर संख्या आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू p/q लिखा है। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया जाता है बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर रूट जैसा जानते हैं स्क्वायर रूट 3 क्या है, अपरमेय है, तो वर्ग करेंगे तो परमेय संख्या में चेंज हो जाएगा, इसलिए आप वर्ग करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा p स्क्वायर, बेटे कितना हो जाएगा q का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा बराबर p स्क्वायर, बेटे बेटा कितना हो जाएगा q स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दैट आप p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे q स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर के गुणनखंड में आप देख रहे हैं 3 भी सम्मिलित है। ओके, क्या सम्मिलित है बेटा, 3 सम्मिलित है और गुणे कितना लिखा है, q स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर p स्क्वायर के गुणनखंड में मैं बोल रहा हूँ 3 सम्मिलित है, यानी 3 उसका गुणनखंड है। तो अगर 3 गुणनखंड है तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे बेटा, स्पष्ट है कि 3 किसका गुणनखंड है बेटा, p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। क्या है, p स्क्वायर का एक गुणन, बेटा यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड है। ओके, अगर p स्क्वायर का गुणनखंड हो रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसलिए 3 जो होगा वो p का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, p का भी किसका होगा, गुणनखंड होगा बेटा। ओके ठीक, तो यहां पर क्या प्रूव कर रहे हैं कि आप 3 किसका गुणनखंड है बेटा, p का गुणनखंड है। तो सेम तरीका, अब आप q का भी गुणनखंड आप 3 प्रूव करेंगे तो इसको आप समीकरण चाहे कुछ लिख दीजिए या फिर समीकरण आप सेकंड यहां पर लिख लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे आप क्या, माना यहां पर सपोज करेंगे, अब p को एक दूसरे वेरिएबल के बराबर मानेंगे, दूसरे चर के बराबर आप मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे माना p बराबर, ये जो गुणनखंड आपका 3 आ रहा है वो 3 उसमें जरूर सम्मिलित करेंगे। 3 गुणे कितना लिख लेंगे बेटा, r लिखेंगे, 3 गुणे कितना आपने लिखा, r, ये मान उठा के समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, रख लेंगे। माना p बराबर 3 r, समीकरण सेकंड में आप रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, जब समीकरण सेकंड में आप रखेंगे p के स्थान पे तो आपका आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3q स्क्वायर, या 3q स्क्वायर इस पक्ष में लिखेंगे और ये इस पक्ष में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे मैं सवाल लगा दे रहा हूँ आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 गुणे q स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9, और गुणे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। काट लीजिए, 3 1 के 3 3 3 का बेटा कितना हो गया, 9 आ गया, तो q स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, 3r स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं, देखिए q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना निकल रहा है बेटा, 3 निकल रहा है, 3 इसके गुणनखंड में सम्मिलित है। तो 3 किसका गुणनखंड होगा, जैसे p का गुणनखंड था वैसे q का भी गुणनखंड हो जाएगा। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि, क्या लिखेंगे बेटा, स्पष्ट है कि 3 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, क्या लिखेंगे, का एक गुणनखंड है। ठीक, इसलिए आप लिखेंगे 3 किसका गुणनखंड होगा बेटा, q का भी गुणनखंड होगा। ठीक, 3 किसका गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर आपने क्या शो किया है कि 3 p का भी गुणनखंड हो रहा है और 3 किसका गुणनखंड हो रहा है, q का भी, यहां पर आपने सिद्ध किया। यहां पर ये लाइन जो मैंने लिखी थी p व q परस्पर क्या है, सहभाज का मतलब ये होता है p और q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, अर्थात इनका यदि मासा निकाला जाए तो मासा सदैव कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 जो है p का भी गुणनखंड निकल रहा है और q का, अर्थात 3 इनके दोनों के मासा में सम्मिलित है। तो आप क्या लिखेंगे जो कि हमारी परिकल्पना के क्या था बेटा, विरुद्ध था। आप लिखेंगे चूंकि 3 p का भी गुणनखंड है और 3 q का भी गुणनखंड है, जो कि हमारी परिकल्पना के क्या है, विरुद्ध है। लिखेंगे यहां पर एक लाइन में, स्पष्ट है कि 3 p व q दोनों का गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। ठीक, जो कि हमारी परिकल्पना के यानी जो आपने माना था, यानी जो माना था उसके क्या है, विरुद्ध है। हमारी परिकल्पना के क्या है बेटा, विरुद्ध है, इसलिए परिकल्पना के क्या है बेटा, विरुद्ध है। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः आप लिख लेंगे बेटा जो स्क्वायर रूट 3 एक कैसी संख्या बेटा, अपरमेय संख्या। अतः स्क्वायर रूट 3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
तो विरोधाभास बेटा यही होता है। तो यहाँ पर आपने क्या शो किया कि 3p का भी गुणनखंड तैयार हो रहा है और q का भी गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपने यहाँ पे सपोज किया था कि कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या है तो p व q का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा एक को छोड़ के। तो यहाँ पर आपने सिद्ध किया कि 3p व q दोनों का गुणनखंड हो रहा है, इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या। ओके, इसी तरीके से और भी सवाल आप लगाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं आपको पहला सवाल मैंने आपको समझाया, अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरे काइंड का जो सवाल जो मैंने लिखा था। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए जब एक आपकी परमेय संख्या रहे और एक क्या रहे अपरमेय, इनका गुणनफल का कोई संख्या प्राप्त हो, गुणनफल में जब रहे संख्याएं, तो आप कैसा सिद्ध करेंगे कि अपरमेय संख्या। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे बेटा देखिए, मैं सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 स्क्वायर रूट 5 कितना लिखा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए कैसा सिद्ध करेंगे इसे। आप यहाँ पे विरोधाभास वही नियम लगाएंगे। आप सपोज करेंगे माना 2 स्क्वायर रूट 5 एक क्या है, अपरमेय संख्या नहीं है, अर्थात परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप जब परमेय संख्या है सो दैट इसको परमेय के डेफिनेशन के इक्वल लिखेंगे, अर्थात इसको किसके बराबर लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में इसको लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p बाई कितना लिखेंगे बेटा, क्यू लिखेंगे। तो इसको आप कहाँ क्या लिखेंगे, आप जहाँ p व q क्या है, p व q क्या है, परस्पर सहभाज्य संख्या है, आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर डालिए। इसलिए आगे देखिए जो परमेय संख्या उनको एक साइड में कर लीजिए, 2 यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए अर्थात पक्षांतर कर लीजिए। तो स्क्वायर रूट 5 बराबर आप कितना लिखेंगे, p अपान कितना हो जाएगा बेटा, 2q हो जाएगा। इस सवाल को आप पूर्ववत नहीं लगाएंगे, इस सवाल को ऐसा ही लगाएंगे। आप लिखेंगे चूंकि, बस यहीं पे सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, लिखेंगे चूंकि p व q क्या है जी, पूर्णांक है। p व q क्या है, परस्पर सहअभाज्य संख्या है, परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पर 2q भी, जो 2q लिखा है आपने, वो भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए 2q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। एक क्या होगा बेटा, पूर्णांक होगा। 2q भी है भाई, देखो p अगर पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो 2q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि पूर्णांक में जैसे ही किसी संख्या से आप मतलब आप भाजक मतलब ये सब कह सकते हैं कि 2 क्या है बेटा, पूर्णांक है। पूर्णांक में जब पूर्णांक से उड़ा गया तो पूर्णांक निकलता है, उसी तरीके से 2q भी क्या निकल जाएगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या बोलते हैं बेटा, परमेय संख्या, जबकि वो परस्पर सहअभाज्य हो। सो दैट आप लिखेंगे p बटे कितना लिखेंगे, 2q। एक क्या है, परमेय संख्या है। एक कैसे संख्या बेटा, परमेय संख्या है। परंतु आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट 5 अभी पूर्व सवाल में मैंने आपको समझाया था कि जो स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 इस तरीके के सवाल होते हैं, वह परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे बेटा, परंतु स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात कैसी संख्या बेटा, अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये, अपरमेय संख्या। और आप जानते हैं कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कोई भी परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या कभी भी किसी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। अतः लिख लेंगे बेटा, हमारी परिकल्पना यानी जो हमने माना था, हमारी परिकल्पना क्या है, असत्य है। हमारी परिकल्पना असत्य है। अर्थात जो आपको सवाल दिया गया है, अर्थात 2 स्क्वायर रूट 5 कैसी संख्या बेटा, अपरमेय संख्या लिखेंगे। इसलिए 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो बेटा यही प्रूवनेस है इस सवाल की। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज तक के लिए बेटा इतना ही। मैं इच्छा करता हूं या मैं कामना करता हूं कि आप इन सवालों से थोड़ा अच्छा सीखेंगे। तो आप लोग इन सवालों को दोबारा तिबारा आप लगाइएगा अपने
होम मतलब पेज पे जो आपका रफ रहेगा और 2-4 बार आप समझेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही कंठस्थ हो जाएगा। तो अगले सवाल जो आगे के सवाल हैं, अगले टाइप्स जो बचे हैं आपके 2 टाइप्स और बचे हैं, वो आपकी अगली वीडियो में मैं आपको बना के दूंगा बेटा। तो आप तब तक के लिए अपनी तैयारी बनाए रखिए।